शादी के नाम पर रेप का आरोप। आज पुराने कोर्ट केसेस में से हम कोटा राजस्थान का केस ले रहे हैं। कोटा पढ़ाई का एक बड़ा केंद्र है। अनेक राज्यों और शहरों से बच्चे यहाँ आकर पढ़ते हैं और भविष्य की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कोटा के महावीर नगर में एक हॉस्टल है जहाँ हमारी आज की कहानी ने जन्म लिया था। क्योंकि इसमें दोनों ही बालक हैं और उनका पूरा भविष्य उनके सामने पड़ा है, तो मैं उनके विवरण कुछ बदलाव के साथ लिखूंगा ताकि उनके निजी जीवन में कोई नया उपद्रव ना पैदा हो। दोनों छात्रों के बदले हुए नाम हैं बादल और सोनी। बादल वहीं का एक लोकल युवक था और सोनी गुजरात के किसी इलाके से कोटा में पढ़ने के लिए आई थी। दोनों में दोस्ती हो गई थी और दोस्ती कब सीमाओं के पार निकल जाती है यह इस उम्र में पता नहीं लगता। बादल और सोनी दोनों की स्टेज भी अब कसमों और वादों और 7-7 जन्मों तक पहुंच गई थी। तभी बादल का एग्जाम क्लियर हुआ और वह बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बन गया। उसे नौकरी पर जाना पड़ा। वहां उसकी ट्रेनिंग चल ही रही थी। 6 महीने भी उसे नौकरी पर गए हुए नहीं हुए थे कि कोटा के थाने से एक दिन किसी हवलदार का फोन उसके पास आया। उस कॉल से उसे पता लगा कि उसके खिलाफ रेप की शिकायत दी गई है और केस दर्ज होने वाला है। उसने बादल को यह कहा कि सुबह सब काम छोड़कर सबसे पहले कोटा थाने में हाजिर हो जाओ। अब बादल थाने आया। वहां आकर पता चला कि शिकायत तो सोनी की तरफ से दी गई थी। उसमें लिखा था कि बादल ने उसे शादी का झांसा देकर कई महीनों तक लगातार उसके साथ शारीरिक शोषण किया है और एकदम से सोनी को छोड़कर भाग गया। पहले तो उसने लिखा, सोनी ने लिखा कि पहले तो मेरी कॉल वगैरह उठा लेता था, जवाब भी देता था, लेकिन अब तो टेलीफोन पर भी बात नहीं करता है। यह देखकर कि शिकायत किसने की है, बादल गश खाकर गिरने लगा था। जिस पर खुद से ज्यादा यकीन किया था उसी ने आज पीठ में खंजर भोंक दिया था। हुआ क्या था कि जिस समय बादल की नौकरी लग गई थी, उसे एक अच्छा रैंक मिल गया था, तो सोनी के मन में लालच आ गया कि पता नहीं किससे शादी हो, कैसे शादी हो, तो क्यों नहीं एक जाने पहचाने व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करा के उसके ऊपर दबाव बनाया जाए और उससे शादी की जाए। गालिब ने कहीं कहा है, रहे न जान तो कातिल को खून बहा दीजिए, कटे जबान तो खंजर को मरहबा कहिए। अगर आप मर जाते हैं, कोई आपको मार देता है, तो उस कातिल को आप उसके पैसे दे दीजिए कत्ल करने के। कटे जबान तो खंजर को मरहबा कहिए। और अगर कोई आपकी जबान को काट दे तो उस खंजर को जिसने वो जबान काटी है उसे धन्यवाद कहिए। कुछ यही बादल के साथ हो गया था। लेकिन जैसा कि झूठे आरोप वाले केसेस में होता है, पुलिस को सबूत नहीं मिल पा रहे थे। सोनी केवल एक होटल को पहचान पाई थी जहां उन्होंने आपस में समय गुजारा था। लेकिन बादल की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके पत्र और फोटोज जो सोनी ने लिखे थे और वह अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइल पर उनको जमा करवाना चाहता था, वह पुलिस ले नहीं रही थी। उसने लेने के बावजूद भी उन फोटोग्राफ्स को, उन पत्रों को फाड़ कर फेंक दिया था। इससे बादल बहुत निराश हो चुका था। बादल के एसएसपी का एक डिपार्टमेंटल केस कई साल पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट में किया था। वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने बादल को मेरा नंबर दे दिया और मुझे भी निवेदन किया कि मैं उसके केस में कुछ करूं। मैंने केस के कागजात दिल्ली मंगा कर देखे। बादल को समझाया कि वह कभी भी यह नहीं कहे कि उसके और सोनी के जिस्मानी ताल्लुकात रहे हैं। उधर बादल यह दिखाना चाहता था कि उसके और सोनी के बीच में तो उससे भी अधिक निकटता रही है जितनी कि उसने आरोप लगाया है। वह सोनी को झूठी साबित करना चाहता था। लेकिन जब मैंने उसे मना किया कि वह जिस्मानी ताल्लुकात के होने की बात को स्वीकार ना करे, तो उसे मेरी यह बात ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि वकील साहब पूरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब मैंने उसे कानून की परिभाषा दिखाई, तब वह इस कानूनी पेच को समझ गया। भारतीय एविडेंस एक्ट की धारा 114A में कोर्ट द्वारा ली गई प्रिजम्पशंस का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि यदि कोर्ट में स्त्री और पुरुष के बीच में शारीरिक संबंध हुए पाए जाएं और स्त्री यह कह दे ये संबंध उसकी सहमति के बगैर बने थे, तो कोर्ट को यह मानकर चलना होगा कि वे संबंध महिला की सहमति के बिना ही बने थे। और कानून यह है कि महिला की सहमति के बिना बने फिजिकल रिलेशंस रेप कहलाते हैं। इस प्रिजम्पशंस का असर यह होता है कि आरोपी को कोर्ट के सामने उस औरत की सहमति को भी साबित करने का ओनस, जिसको हम कहते हैं कानूनी दायित्व, पड़ जाता है। यह ऐसा है जैसे कि कहा जाए, आ बैल मुझे मार। बादल यही करना चाहता था और मैं उसे लगातार रोक रहा था। खैर आखिरकार वह मान गया। क्योंकि केस झूठा था, तो ताजा शारीरिक संबंधों का कोई मेडिकल एविडेंस तो मिलने का सवाल ही नहीं था।
ऐसे केसेस में या तो महिला को पुराना कपड़ा दे देती है जिससे आपस में शरीर पहुंचे गए हों, वरना तो किसी पुराने एविडेंस का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हाँ, यदि किसी एक पार्टी का डीएनए मिल भी जाए उस कपड़े पर तो भी उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स साबित नहीं होता। उस कपड़े पर दोनों का डीएनए साथ साथ लगा होना जरूरी होता है और एक खास बॉडी फ्लूइड, आप जानते हैं मैं इस वीडियो में नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, यह दोनों का बॉडी फ्लूइड इसके ऊपर लगा होना आवश्यक है ताकि यह कृत्य भली भांति साबित हो सके। इस केस की चार्जशीट में भी कुछ गंभीर मटेरियल नहीं मिला था। एमएलसी यानी कि डॉक्टरी जांच में कुछ नहीं आया था क्योंकि वे लोग जब भी मिले होंगे तो महीनों पहले ही मिले होंगे। साथ ही फोरेंसिक जांच के लिए भी केवल महिला का वेजाइनल स्वैब भेजा गया क्योंकि लड़की ने कोई कपड़ा पुलिस को नहीं दिया था और वेजाइनल स्वैब में से भी कुछ मिल नहीं सकता था क्योंकि वे किसी निकट के टाइम में तो मिले नहीं थे। तो आरोपी के लिए संतोष की बात यह थी कि डॉक्टरी फ्रंट पर उसे बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी थी, लेकिन पुलिस के पास एक अकाट्य सबूत था, आरोपी और प्रोसिक्यूट्रिक्स के कॉल डिटेल्स का। इन कॉल डिटेल्स से बात की बारंबारता का परिचय मिलता था। इससे आरोपी और प्रोसिक्यूट्रिक्स की लोकेशन भी पता चलती थी। यह पता चलता था कि वे बातें करते समय कहां कहां स्थित होते थे, कब कब एक दूसरे के साथ होते थे, कब कब एक दूसरे से दूर होते थे। ये सारी की सारी बातें, सारी की सारी जानकारी इन कॉल डिटेल्स में लिखी हुई थी। दोनों की बातों का यह सिलसिला जो कॉल डिटेल्स में उपलब्ध था वह बादल के नौकरी पर चले जाने के बाद भी चलता रहा था। आरोपी पर माने बादल पर एक और तलवार लटक रही थी, वह थी विभागीय कार्रवाई की तलवार। वह अभी प्रोबेशन पर ही था, स्थायी नहीं हुआ था और इस प्रकार के आरोप के बाद कोई भी विभाग उसे अपने यहाँ रखना नहीं चाहेगा। सस्पेंड तो वह एफआईआर के तत्काल बाद हो गया था, बस यह डर था कि कहीं उसे नौकरी से न निकाल दिया जाए। निकालने से पहले इंक्वायरी की जरूरत केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए होती है, प्रोबेशनर्स के लिए इंक्वायरी जरूरी नहीं होती। तो कुल मिलाकर बहुत तनाव की घड़ी थी। बादल का भविष्य वक्त की टिक टिक पर टिका हुआ था, लेकिन जब भविष्य दिखाई ना दे तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसे देखो ही नहीं, उसे देखने की कोशिश ही ना करो, केवल इंतजार करो। यहाँ बादल भी इंतजार करने लगा। वह इंतजार करने लगा कि कब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होती है, कब प्रोसिक्यूट्रिक्स को कोर्ट में बुलाया जाता है, वह बयान देती है और कब उसके डिफेंस काउंसिल उस प्रोसिक्यूट्रिक्स का क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। गवाही के सम्मन्स आ चुके थे, तारीख तय हो चुकी थी और पहले गवाह के रूप में प्रोसिक्यूट्रिक्स को ही कोर्ट में बुलाया गया था। स्टेज सज चुका था, पर्दा उठने वाला था। प्रोसिक्यूट्रिक्स के क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ, कैसा हुआ, उससे क्या क्या पूछा गया, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि यह काफी लंबा समय लेने वाला है। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ न कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए